नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष की राजनीति ऐसी हो गई है कि राजनीति का सबसे घटिया स्वरूप देखने को मिल रहा है। गंदी राजनीति, गिद्ध वाली राजनीति, मौत पर राजनीति, अराजकता पैदा करने की राजनीति, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है विपक्ष में बैठी कुछ पार्टियों के दिमाग में कि उनको लगता है कि जब तक देश में भूचाल नहीं आए, जब तक भारत की अर्थव्यवस्था क्रैश न हो जाए, जब तक यहां अराजकता का माहौल क्रिएट न हो, जब तक कोई बड़े विस्फोट न हो, आतंकी हमले न हो, उनके लिए राजनीति का कोई तरीका है ही नहीं, बचा ही नहीं है। वो टारगेट भारतीय जनता पार्टी को करें, टारगेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करें, लेकिन मुद्दों के आधार पर सरकार की खामियां गिनाना विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे, शाश्वत समस्याओं को उठाते हैं और उसी को कहते हैं कि नहीं नहीं, बेरोजगारी, महंगाई की बात कर करके लोगों तक पहुंच बना लेंगे और सत्ता पक्ष में कुछ इंतजार करते रहेंगे कि सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए, कहीं विस्फोट हो जाए, आतंकी हमले हो जाए, उस पर राजनीति करना शुरू कर देंगे। भारत पाकिस्तान में संघर्ष हो जाएगा, राजनीति करना शुरू कर देंगे। कहीं शेयर मार्केट में क्रैश हो जाए, राजनीति करना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे भी घटिया स्तर देखा गया जब मौत की राजनीति इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत होती है। 5 लोगों की मौत, सारे के सारे लोगों की मौत हो गई ऐसे में प्लेन क्रैश में। और वो अपने निजी काम यानी पॉलिटिकल कामों के लिए जा रहे थे, अपने ही क्षेत्र में जा रहे थे और कोहरे की वजह से विमान रनवे देख नहीं पाया, भटक गया और उसके कारण क्रैश में मौत हो गई। जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट जब किसी बड़े लीडर का होता है, कुछ इस तरह के सेलिब्रिटी का होता है, उसका असर दिखाई पड़ता है। जांच तो होगी। ये विमान क्रैश जो इंडिगो का हुआ उसमें भी हो रहा है और एयर इंडिया का हुआ उसमें भी हुआ। कोई भी विमान क्रैश होता है तो उसके रीजन जानने के लिए जांच होती है, लेकिन इसे एक साजिश बताकर किसी पार्टी के खिलाफ बात करना, लोगों के खिलाफ बात करना, ये ऐसी गंदी राजनीति है जिसने आज 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं, इसको एक्सपोज कर दिया है। इन लोगों ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि कांग्रेस में इतने नेताओं की सस्पिशियस मौत हुई और उसमें साजिश की बू आ रही थी, लेकिन सवाल इनके दिमाग में नहीं उठा। ये आज की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, ये 20 साल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं और ये उस समय भी राजनीति में थे जबकि कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस के अंदर 1-2 ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। मौत की साजिश की बात तो संजय गांधी के दुर्घटने पर भी उठ रही थी, लेकिन अभी तक उसकी जांच तक नहीं हुई, कारण भी नहीं बताए गए कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में जो हुई वो खुद प्लेन उड़ा रहे थे और वो क्या कारण था जिसके कारण कमांड कंट्रोल छिन गया और हवा में ही प्लेन क्रैश कर गया। उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में जानकारी अब तक जांच की रिपोर्ट से नहीं आई। माधवराव सिंधिया, जिनका सोनिया गांधी से 36 का आंकड़ा चल रहा था, राजीव गांधी की मौत के बाद उनको लग रहा था सोनिया गांधी से नजदीकी के कारण कि कांग्रेस में उनका प्रमोशन होगा। इसके कारण जब कांग्रेस के कंट्रोल पर बातचीत चली, सोनिया गांधी से टकराव पैदा हुआ। लेकिन उन टकराव की परिस्थितियों में भी जब माधवराव सिंधिया की क्रैश में मौत हो जाती है, उसकी जांच नहीं की जाती, सामान्य जांच की जाती है कि नहीं नहीं, क्रैश हुआ कैसे, टेक्निकल रीजन बताए जाते हैं। उसी तरीके से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट, ये जाते होते हैं राजस्थान में ही, गाड़ी में आग लग जाती है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, उसकी जांच नहीं की जाती। जबकि उस समय राजेश पायलट और सोनिया गांधी के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। दोनों में दुश्मनी जैसे माहौल थे और अब तक उनके जांच के बारे में जानकारी नहीं मिली कि किस सस्पिशियस परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। वाईएसआर रेड्डी, जो जगन मोहन रेड्डी के पिता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनका हेलीकॉप्टर जंगलों में खो गया। उनकी लाश ढूंढने में समय लग गया 1 सप्ताह 15 दिन का, लेकिन आज तक उनकी जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ दिया, अलग पार्टी बनाई और आरोप लगते रहे
जगन मोहन रेड्डी ने भी आरोप लगाए, लेकिन फिर भी जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई। आज स्थितियां कैसी है देखिए, जो कि डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के लिए जब सरकार पहले से ही जानती है, देवेंद्र फडणवीस एक्टिव मोड में हैं, संवेदना व्यतीत करने के अलावा, संवेदना जताने के अलावा जांच की बात चल रही है कि सारे परिस्थितियों की जांच होगी। लेकिन सवाल इन लोगों ने कैसे उठाना शुरू किया? सवाल उठाना शुरू किया अपने फायदे के लिए कि किसी तरीके से इसे साजिश बता दो, वो भी राजनीतिक। अगर राजनीतिक साजिश बताओगे तो आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो, कम से कम लॉजिकली उंगली उठाने का तरीका तो निर्धारित करो। ममता बनर्जी, जिसके खिलाफ ईडी की छापेमारी चल रही है, चुनाव आयोग का एक्शन चल रहा है और पश्चिम बंगाल से निकलकर यह संसद सत्र के दौरान दिल्ली भागती भागती हुई आई है, क्योंकि ऐसे सामान्य समय में दिल्ली में उनके लिए कोई जगह नहीं है। विपक्ष की कोई भी पार्टी उनको सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा समय है तो दिल्ली आकर किसी तरीके से सांसदों को विपक्षी एकता की बात करके सबको चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन के लिए तैयार रखो। लेकिन जब एक डिप्टी सीएम की प्लेन क्रैश में मौत होती है, इनको मौका मिल जाता है, आवाज उठाती है। यह सामान्य तरीके से नहीं हो सकता, इसमें राजनीतिक साजिश है और साजिश की जांच होनी चाहिए। यह जांच कौन करेगा और कैसे करेगा और किसके खिलाफ करेगा, यह भी ये निर्धारित करती है। और ये लोग ये चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच आजकल संबंध बेहतर चल रहे थे, दोनों पार्टियां एक होने वाली थी और एक हो जाती तो फिर इससे एनडीए में परेशानी पैदा होती, भारतीय जनता पार्टी को परेशानी पैदा होती। किस तरह की परेशानी, ये ममता बनर्जी खुलकर बताएं कि परेशानी किसको होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये राजनीतिक साजिश हो सकती है तो उंगली किसके खिलाफ उठनी चाहिए। ऐसे समय में ये राजनीति करने से पहले आप ये तो टटोल लो कि अगर अजीत पवार शरद पवार एक होते, अगर दोनों पार्टी का मर्जर होता, तो क्या अजीत पवार एनडीए से बाहर होने वाले थे या फिर शरद पवार इंडी अलायंस छोड़ने वाले थे। दोनों के बीच जो सहमति बनी और लंबे समय से जो चर्चा चल रही थी, उसमें अजीत पवार बार बार ये बात कर रहे थे कि अब एनडीए और मजबूत होगा, हम दोनों के बीच यानी चचा भतीजा के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लोकल बॉडी चुनाव में हम लोग साथ साथ लड़े, दिवाली साथ में मनाई, आगे होली साथ में मनाएंगे और अब सुप्रिया सुले अजीत पवार एक हो जाएंगे। यानी कि अगर पार्टी का मर्जर होता तो इससे एनडीए मजबूत होती, इससे इंडी अलायंस मजबूत नहीं होती, कमजोर होती। तो क्यों नहीं ममता बनर्जी इस बात की चर्चा करती है, साजिश की बात करते हुए कि देखो अगर दोनों पार्टी का मर्जर हो जाता तो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक पूरे एनसीपी का सहयोग मिल जाता और इसलिए इनके खिलाफ साजिश की गई। तो यानी इंडी अलायंस में बैठी पार्टियां साजिश कर रही है। ये जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, ये मांग कर रहा है कि साजिश की जांच होनी चाहिए, जांच दुर्घटना की होनी चाहिए, लेकिन पहले उससे शब्द न निकालते हो कि साजिश की जांच होनी चाहिए। जांच तो तुम्हारे खिलाफ भी होनी चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिविटी बढ़ रही है और इन लोगों की समस्या बढ़ रही है, अब्दुल्ला और साथ ही ये महबूबा की फैमिली को, मुफ्ती महबूबा को, उससे तो लगता है कि साजिश तुम लोग कर रहे हो और अब उसकी जांच और तेज हो जाएगी, क्योंकि ऐसे समय में संवेदना प्रकट करने के बदले आप साजिश की बात करने लगे हो। एक डिप्टी सीएम की मौत हुई है, सरकार एक्टिव है, जांच हो रही है और जांच अलग अलग एंगल से होगी। जो गुनाह भी अगर किसी ने किया तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी आप ये सवाल उठा रहे हो उनके परिवार से पहले जो परिस्थितियां अभी हुई, अगर उसमें यह बात बताया जाए कि अगर इन लोगों को यह लगता है कि एनडीए में से एक दल, घटक दल बाहर निकल जाते, अजीत पवार शरद पवार एक होकर भी अगर ये लोग एनडीए का साथ छोड़ देते, तो क्या महाराष्ट्र में सरकार गिर जाती, क्या दिल्ली में सरकार गिर जाती, मोदी की सरकार गिरती या फडणवीस की सरकार गिरती? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां तो है नहीं। ना अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी एक होने के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं, ना दिल्ली में सरकार गिर सकती है। तो फिर जो तरीके आप लोगों ने आरोप लगाने के डेवलप किए, मौत पर गिद्ध वाली राजनीति, लाशों पर राजनीति करने वाली,
ये नए गंदे कांड करने शुरू कर दिए हैं, उसके खिलाफ जांच तो होगी और जांच इन लोगों के खिलाफ होगी। ममता बनर्जी तो अपने आप में फंसी हुई है, ये कब तक मुख्यमंत्री रह पाएगी इनको पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये उमर अब्दुल्ला, इसको भी लगने लगा है कि हमारे सारे पैतरे पूर्ण राज के दर्जे वाले फेल हो गए हैं, अब किसी तरीके से मोदी को बदनाम करने की कोशिश करो, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करो, कहीं से कनेक्शन ढूंढो कि यह विमान कंपनी किसकी है, कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता तो नहीं है, अगर यह रिश्ता भी है, अगर उससे संबंधित भी है तो इससे क्या लेना देना है। क्या विमान कंपनी से साजिश करके उनके नेताओं ने अजीत पवार की हत्या करवा दी? आपके ये कहना है? अगर ये कहना है तो उसके लॉजिकल समाधान तक पहुंचना पड़ेगा कि अजीत पवार को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से था जो इंडी अलायंस में बैठा है। इन लोगों ने किसी तरीके से उसके दिमाग को भ्रमित करने की उनके कोशिश की है, इसलिए अब जांच इन लोगों के खिलाफ होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा ये जो चिंता की विषय है, इससे भी ज्यादा राजनीति जो कर रहे हैं वो ये विपक्ष में बैठी पार्टियों के अलावा एकनाथ शिंदे जैसे डिप्टी सीएम, जो कि जांच की बात करते हुए साजिश की जांच की बात करते हैं। आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच हालांकि संबंध बहुत बेहतर नहीं है जितना अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच संबंध थे। एकनाथ शिंदे ये ब्लैकमेल पॉलिटिक्स करते हैं महाराष्ट्र के अंदर और अभी भी ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स ही चल रही है, लेकिन अजीत पवार और फडणवीस के बीच कभी भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं हुई। जब से वो एनडीए में शामिल हुए तब से या उससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में ऐसी दोस्ती, ऐसे अच्छे संबंध थे जिसके कारण अजीत पवार ने पहले भी शरद पवार के कहने पर या न कहने पर ये आगे के बारे में पता नहीं चला, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी तो जरूर मिली। अजीत पवार ने ही देवेंद्र फडणवीस से पिछली बार सरकार बनाई थी मिलकर, भले ही शरद पवार ने धोखा दिया तो उसके कारण सरकार चल नहीं पाई, इस्तीफे हो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे के सीएम बनने से पहले इन्हीं दोनों ने सरकार बनाई थी आपस में मिलकर। और अब सवाल उठ रहा है कि ये सत्ता में बैठे हुए ये डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी इस तरीके से साजिश की बात करेंगे और साजिश में भी पॉलिटिकल साजिश की बात करेंगे। इसलिए दो मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम, ये तीनों की हेकड़ी निकलने वाली है। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत को जिस तरीके से साजिश बनाकर बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं, उस पर एक्शन की तैयारी चल रही है। इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। एकनाथ शिंदे खुद फंसे हैं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में ऐसा फंसा है कि कभी भी बर्खास्त हो सकता है। और फ्रस्ट्रेशन का लेवल जिस तरह से ममता बनर्जी की बढ़ी है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खत्म होने वाली है, उसी तरह जैसे कम्युनिस्टों की राजनीति पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।